IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। 3 प्रकार के अधिकार आयोग अपने विश्व में चलते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उससे क्या है, 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद ये जो भी 2019 के बाद एग्जाम हुई है, चाहे वो राजस्थान की हुई हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई हो, दोनों एग्जामों के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि के अंदर सबसे पहले एनो एलोनोर रूजवेल्ट थी, महिला, श्रीमती एलोनोर एलोनोर रूजवेल्ट। श्रीमती महिला थी एलोनोर रूजवेल्ट जो थी, ये महिला थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर थी। ये जो आपकी सामाजिक और आर्थिक परिषद के अंदर महिला थी। तो ये क्या था कि इनके नेतृत्व में इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था, विश्व में पहला अध्यक्ष बनाया गया था इसको। जो किसके बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना यूएन में। ये पहली महिला अध्यक्ष रही है, पहली अध्यक्ष रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना कब था? 10 दिसंबर 1948 को बना था। इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब आता है, तो बस इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, आगे जाके क्या होता है कि भारत में कब पास होता है? भारत में 1991 में पास होता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से ये 1991 के अंदर भारत के अंदर पास होता है। फिर 28 सितंबर 1993 को 28 सितंबर 1993 को इसका गठन हो जाता है। ठीक है, गठन इसका 28 सितंबर 1993 को होता है। फिर ये 10 अक्टूबर 1993 से लागू हो जाता है भारत में। 10 अक्टूबर 1993। ये 10 तारीख हमने किसकी बेस पे रखी थी? 10 दिसंबर की बेस पे 10 अक्टूबर हमने रखा था। भारत में लागू हुआ था, भारत में लागू हुआ। ठीक है, अब आगे जाके क्या आता है कि ये भारत के अंदर 10 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था। और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जस्टिस थे। ये रंगनाथ मिश्र जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे भारत में। ये बात आती है भारत की कि भारत के अंदर 28 सितंबर 1993 को इसका गठन किया गया था। 10 अक्टूबर 1993 को ये भारत में लागू हो गया था। इनके पहले जो अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे। पहले क्या था, इसके अंदर भारत के अंदर 3 मेंबर हुआ करते थे, तो एक मेंबर और बढ़ा दिया 2019 में, वो देखेंगे आगे, है ना। तो इसमें 4 कर दिए। अब बात आएगी अपनी राजस्थान की। ये 1 जनवरी 1995 से 2004 तक, 1 जनवरी 2004 तक इसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दशक घोषित किया गया था। ये 10 साल के लिए है। तो 10 साल के लिए यूएन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दशक था वो घोषित किया गया था। अब भारत के अंदर इसमें क्या है, इसमें अध्याय तो 7 हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। 7 अध्याय हैं और धाराएं जो हैं वो आपकी 43 धाराएं इसके अंदर हैं। ठीक है, धाराएं कितनी हैं? 43 धाराएं 43 हैं, 7 अध्याय हैं। ये यूं की यूं कोटेशन दी जाती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में है क्या है, 7 अध्याय हैं और 43
धाराओं में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब आता है राज्य का। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग भारत में 26 राज्यों में है। राज्यों में 26 राज्यों के अंदर इसका गठन किया जा रहा है और ये काम कर रहा है। ठीक है, अब आता है कि ये कैसी संस्था है। ये सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। ठीक है, सांविधिक संस्था बोल सकते हैं इसको, गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, या फिर वैधानिक संस्था भी बोल सकते हैं इसको, वैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था। दोनों तीनों में अंतर क्या देखिए। सांविधिक जो विधि के साथ बनाई गई हो, विधि के साथ क्योंकि अपनी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हुआ है, राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर किए हैं, तो ये सांविधिक है। गैर संवैधानिक, संविधान में इसका कहीं पे उल्लेख नहीं है, तो ये गैर संवैधानिक है। वैधानिक ये विधि के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है, यदि इसका आप उल्लंघन करते हो तो कहीं न कहीं आप सजा के बागी होगे। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य में इसका गठन कब हुआ। राज्य में हुआ था 18 जनवरी 1999 में। राज्य में अपने राजस्थान में कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 में हुआ था। ठीक है, 18 जनवरी 1999 में हुआ। और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 23 मार्च से, 23 मार्च 2000 से लागू हुआ था। ये डेट पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो लागू कब से हुआ, तो वो 23 मार्च 2000 से लागू हुआ था। श्रीमती कांता भटनागर इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो पहली अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता भटनागर थी। कांता भटनागर जो थी मैडम साहिबा, वो इनकी पहली अध्यक्ष थी। पहले क्या था कि राज्य के अंदर 5 सदस्य हुआ करते थे इसमें, फिर 2019 में इसको हटाकर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए हैं। वर्तमान कौन है? वर्तमान है न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है। पहली अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष कांता भटनागर, श्रीमती कांता भटनागर है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जो है इनके वर्तमान अध्यक्ष है। अब इसकी संरचना क्या आती है? संरचना कि राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है? तो एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं, इसलिए इसको बहुसदस्य निकाय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुसदस्य निकाय। क्योंकि हिंदी के अंदर एक वचन बहुवचन 2 ही चीज होती हैं, तो 2 और 1 3 हो गए तो बहुसदस्य निकाय हो गई, इसको बहुसदस्य निकाय बोला जाता है। अब आते हैं इसके अध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष और सदस्य योग्यता। आपको पता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसको न्याय कब मिलेगी? क्योंकि इसके अंदर सारे आदमी जो होंगे वो जजेज होने चाहिए, न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायाधीश होंगे तो उनके पास न्यायिक शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति होगी तो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, बचाव हो जाएगा मानवाधिकारों का। तो अध्यक्ष और सदस्य के लिए बोला गया है कि हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये लाइन यूं की यूं पूछी जाती है। हाईकोर्ट जो होता है उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त है तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यदि सेवानिवृत्त है तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और यदि प्रेजेंट में है तो कोई भी न्यायाधीश चल सकता है। तो हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट जो है केवल हाई कोर्ट के सदस्य जो होंगे ना वो इसके अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर हाई कोर्ट का वर्तमान में काम कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश वो भी हो सकते हैं, या फिर जो आपके हाई कोर्ट का जो अन्य कोई न्यायाधीश जो कार्यरत है, कार्यरत है या फिर निवृत्त है, वो सेवा से निवृत्त हो चुका है, वो आदमी इसके सदस्य बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। अब दिया गया कि नियुक्ति कौन करेगा इनकी? नियुक्ति
देखिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि अध्यक्ष और सदस्य कौन होगा। या तो उच्च न्यायालय का जो अपने हाईकोर्ट होते हैं उसका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। पहले ये नहीं था, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से नीचे लेते ही नहीं थे, या तो कार्यरत होना चाहिए या रिटायर होना चाहिए। लेकिन ये 2009 में 2019 में इसको बदल दिया गया है, ये जोड़ा गया है या इसको बदला गया है, ठीक है। बदला ये गया है कि कोई भी आदमी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, कार्यरत है या निवृत्त हो गया है तो वो आदमी इसका अध्यक्ष और सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल जो है वो इनकी नियुक्ति करेंगे। और ये जो अपना इस्तीफा जो होता है वो भी राज्यपाल को देंगे, इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। अब जो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे ना तो वो एक समिति से करेंगे, समिति के कहने पे नियुक्ति करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही कर दिया, समिति के कहने पे नियुक्ति करेंगे। उस समिति के अंदर 6 आदमी होंगे, 6 व्यक्ति होंगे। अब ये 6 व्यक्ति कौन कौन होंगे? पहले तो होंगे अपने सीएम होंगे, राज्य के सीएम। दूसरे होंगे विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तीसरा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होगा, प्रतिपक्ष का नेता होगा। चौथा, यदि विधान परिषद जहां लागू है तो विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति भी होगा, विधान परिषद का सभापति। पांचवा, आपका गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री। और जो छठा जो होगा वो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायालय का न्यायाधीश होगा। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश और जिला न्यायालय का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इन दोनों का कोई भी एक आदमी ले सकते हैं इनमें से। ये 6 की कमेटी बैठेगी, ये कमेटी एक आदमी का नाम डिक्लेयर करेगी, वो डिक्लेयर करेगी, वो राज्यपाल को बताएंगे, राज्यपाल इनको नियुक्त कर देगा, ठीक है। अब बात आती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जाता है। इसका हटाने का प्रोसेस लंबा है। क्या लंबा है? सबसे पहले जांच जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट सलाह करेगा राष्ट्रपति से और उसके बाद उसको हटाया जाएगा, अब ये हटाया जाएगा, पहले जांच जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये इस्तीफा तो राज्यपाल को दे देंगे, नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, लेकिन ये जब इनको हटाना होता है तो ये हटाया जाएगा, जांच जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह करेंगे और फिर उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जो है इनको पद से हटा देंगे। केस बेसिस पे हटा सकते हैं। पहली बात, यदि वो दिवालिया हो गया हो, दिवालिया समझ में आया ना, दिवालिया, बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गया हो, बैंकक्रप्ट जिसके बैंक कर्जा मांगती है और वो पैसे नहीं चुका रहा हो, अपना व्यवहार खराब कर रखा हो, उस टाइप के आदमी दिवालिया होते हैं। तो दिवालिया हो गया हो तो फिर किसी दूसरी जगह लाभ का पद धारण कर लिया हो, कार्यकाल में दूसरा लाभ का पद धारण कर लिया हो, अपने कार्यकाल में कहीं दूसरी जगह लाभ का पद धारण कर लिया हो, शारीरिक और मानसिक तौर पे अस्वस्थ हो गया हो, शारीरिक और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गया हो। यदि शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ हो जाता है तो भी उसको राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच होगी, पता चलेगा कि वास्तव में ये शारीरिक और मानसिक तौर पे काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इनको हटा दिया गया। यदि किसी के खिलाफ दोष साबित हो जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है, साबित हो जाता है, यदि कोई आदमी है, उस मेंबर और अध्यक्ष बना हुआ है, उसके खिलाफ यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो भी उसको राष्ट्रपति महोदय हटा देते हैं। अंतिम बात आती है सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार। साबित कदाचार के आधार पे, कदाचार मतलब पद का दुरुपयोग किया हो किसी ने, कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेंस में लिखने के भी टॉपिक काम में आएंगे और पीटी बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत काम में आएगा कि वो दिवालिया हो गया हो, कार्यकाल में उसने दूसरा पद धारण कर लिया हो, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ हो गया हो, दोष सिद्धि हो गया हो। साबित कदाचार के आधार पर जांच सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देंगे या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, उसके बाद हटाएंगे, ठीक। अब आता है आयोग के सदस्य और अध्यक्ष जो होता है उनका कार्यकाल।
ये थोड़ा सा देखने की बात है। पहले 5 वर्ष 70 साल थी, अब इसको घटा के 3 वर्ष, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष। या तो उसकी संपूर्ण एज जो है वो 70 साल हो गई हो, या फिर उन्होंने कार्यकाल जो है वो 3 साल का उनका कंप्लीट कर लिया हो। अब ये जो है, ये क्या होता है कि इसके अंदर एक चीज और बताई गई है 2019 में, 2019 में, कि पहले तो ये बन जाते थे तो दोबारा इसके अंदर नहीं आते थे बोर्ड के अंदर, लेकिन अब बोला गया है कि आप दोबारा भी बन सकते हो, दोबारा भी सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ एक पाबंदी लगाई गई कि राज्य और केंद्र की जो सरकारी सेवा है या कोई और लाभ का पद है, राज्य और केंद्र सरकार का जो पद है वो धारण नहीं कर सकते आप। तो राज्य और केंद्र का पद धारण नहीं कर सकते, पद धारण नहीं होगा। ठीक है, ये बात इसके अंदर बोली गई है कि 3 वर्ष 70 साल तक कार्यकाल होगा, दोबारा भी सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं, ये बात बोली गई है इसमें। और राज्य और केंद्र के अंदर दोबारा पद धारण नहीं कर सकते। एक होता है कार्यपालक, या फिर जैसे एक नहीं होता कार्यवाहक जिसको बना देते हैं, तो कार्यवाहक होता है, कार्यवाहक। कार्यवाहक क्या होता है कि अध्यक्ष नहीं होता, नहीं होता तो 2 सदस्य होंगे अपने पास, क्योंकि 1+3 है, ये ध्यान रखना भाई, 3 है अपने पास राजस्थान के पास, तो ये 2 सदस्य होंगे। 2 भी नहीं होगा तो 1 सदस्य तो होगा, तो वो ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाएगा। और यदि 2 सदस्य होंगे उनमें से एक को राज्यपाल बनाएंगे, राज्यपाल इनको अध्यक्ष और सदस्य बना देंगे। अब आती है बात इनके वेतन और भत्ते, वो कहां से आएंगे, वेतन भत्ते। तो राज्य के तो आपको पता ही है कि राज्य के संचित निधि से आते हैं, लेकिन ये वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो राज्य की विधानसभा पास करेगी, राज्य की विधानसभा द्वारा निर्धारित, निर्धारित जो राज्य की विधानसभा द्वारा जो निर्धारित किए जाएंगे वही वेतन भत्ते इनको मिलेंगे, उनसे एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, लेकिन पद के दौरान इसके साथ कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्या फॉर्मूला है, सीधा सा याद रखना है, 3 वर्ष 70 साल तक ये पूछा जाता है, ये दोबारा सदस्य बन सकते हैं। अब नया जोड़ दिया तो ये कोटेशन डाल सकते हैं, राज्य और केंद्र का पद धारण नहीं करेंगे। और ये जो यदि किसी को कार्यवाहक बनाया जाता है, किसी को कार्यवाहक बनाया जाता है तो उनको राज्यपाल किसी एक का नाम नॉमिनेट कर देते हैं कि भाई फलाने आदमी को कार्यवाहक जो मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष रहना। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से भारित होते हैं, विधानमंडल जो समय समय पर निर्धारित करेगी वो वेतन भत्ते मिलेंगे। पद जो होगा वो कोई भी इनके पद पे रहते हुए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। और जो इसका पहले का फॉर्मेट पढ़े कि सदस्य कौन होता है, तो हाई कोर्ट का रिटायर तो होगा मुख्य न्यायाधीश, और यदि प्रेजेंट के अंदर है तो कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। पहले मुख्य न्यायाधीश होता था, प्रेजेंट का कोई भी न्यायाधीश यदि कार्यरत है तो वो चाहे हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब आता है मानवाधिकार जो है उसकी शक्ति क्या है, शक्ति क्या है या शक्ति कार्य क्या है, कार्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। ये जहां पे भी मानवाधिकार मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है वहां पे ये उनकी जांच करते हैं। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करते हैं, उल्लंघन की जांच करते हैं, जांच करते हैं। यदि कोई मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, जिला न्यायालय में हो, कहीं पर भी विचाराधीन मामला है, विचाराधीन, लेकिन मैटर किसका होना चाहिए, मानव अधिकार का। यदि कोई विचाराधीन मामला है तो उसकी जांच के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए आदेश देते हैं, बोलते हैं। उसके बाद ये बंदी होता है, जेल गृह में भी जाके कैदियों के मानव अधिकारों की जांच करते हैं। बंदी गृह में, बंदी गृह या जेलों में जाकर, कारावास में जाकर, कारावास में जाकर क्या करते हैं, बंदी जो है जाकर जांच करते हैं। वो जांच करते हैं कि किस जेल के अंदर लोगों को खाना कैसा मिल रहा है, मानव अधिकार के लीगल है कि नहीं है, या उनके मानव अधिकारों का कहीं पे हनन नहीं हो रहा हो। यदि राज्य के अंदर कोई जाति धर्म उपद्रव हो जाते हैं तो वहां पे भी ये मानव अधिकारों का
धर्म और जाति का कोई मामला आता है, तो राज्य के अंदर यदि कोई धर्म और जाति का मामला आता है, उपद्रव हो जाता है, वहां पर भी ये मानव अधिकारों की जांच करते हैं। इसके अलावा ये जिले के अंदर एक मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनाते हैं। हर जिले में मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनाते हैं। मानवाधिकार प्रकोष्ठक एक हर जिले के अंदर ये बनाते हैं। इसके अलावा ये जो भी किसी को जाति से बाहर कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, किसी बच्चे की, देखो अपने थोड़े दिन पहले बच्चे की जो पीटने से न्यूज चला था कि डेथ हो गई थी, तो वहां पे भी ये मानवाधिकार अपने देंगे। यदि केंद्र लेवल पे देखते हैं तो असप्पा कानून जो होता है वहां पे भी कुछ न कुछ बोला जाता है। विश्व लेवल पे बोलते हैं तो यूक्रेन युद्ध वाला देखा ही था आपने, चाइना वाला देखा ही था, वोटिंग हुई थी इनके ऊपर तो यूएन के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मानवाधिकार करता है। फिर क्या करता है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट भी लगाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके अंदर रिट भी लगाता है। और यदि कोई सरकारी अधिकारी मानवाधिकारों का हनन करता है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए बोलता है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके न्यायालय के सामने पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए बोलता है। यदि कोई लोक सेवक जो होता है ना, सरकारी अधिकारी, वो यदि अपने किसी दूसरे लोगों के मानव अधिकारों का हनन करता है तो उनके लिए ये काम करती है। ये संस्था जो है मानव के अधिकार कौन से हैं? मानव के देखो कुछ तो प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार के अंदर जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, वो सारे प्राकृतिक हो गए। कुछ आपके सर्वांगीण विकास के होते हैं जिसमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, भौतिक आपका शारीरिक विकास हो सके। कुछ आपके मूल अधिकार हैं जो किसी भी, इन सभी अधिकारों में यदि किसी का भी हनन होता है तो ये कमीशन वहां पे लोगों की सहायता के लिए खड़ा रहता है। एक ये कुछ मानव अधिकारों के लिए एनजीओ चलते हैं, तो एनजीओ जो चलते हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे कार्य जो है ये राज्य मानवाधिकार आयोग करते हैं। अब आती है इनकी शक्ति। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जहां पूछा जाता है वहां मैं आपको बता देता हूं कि ये पूछा जाता है। शक्ति इनके पास दीवानी न्यायालय की है। दीवानी जो न्यायालय है उसकी शक्ति है। दीवानी न्यायालय के शक्ति है इनके पास, दीवानी न्यायालय के बराबर इनके पास शक्ति है। न्यायालय दो प्रकार के, दीवानी और फौजदारी होते हैं। आप यदि अर्थशास्त्र भी उठा के देखोगे तो वहां पे भी कौटिल्य ने कई जो है दो प्रकार के, धर्मस्थली और कंटक शोधन न्यायालय दो बताए हैं, वही आज तक चले आ रहे हैं। तो दीवानी न्यायालय के इनके पास शक्ति है। ये कि ये घटना जो घटित हो जाती है तो केवल 1 वर्ष के अंदर अंदर सूचना देनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है। यदि 1 वर्ष के अंदर आपने मानवाधिकार आयोग में मुद्दा नहीं उठाया तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती। तो इनका जो रिपोर्ट है या फिर जो कार्रवाई है, कार्रवाई ये पिछले 1 वर्ष तक कर सकती है। 1 वर्ष तक के मामलों को देख सकती है, मामलों को देखती है। क्योंकि 1 साल के बाद यदि आप जाओगे ना तो वहां पे कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, कोई आपकी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपने जो ये जो अपना उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दी है इसके अंदर बता दिया कि मामला पिछला 1 वर्ष तक होना चाहिए। पिछली घटना जो है उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर का मामला होना चाहिए, तब हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई किस पे करेंगे, यदि मामला राज्य सूची का हो, यदि कुछ समवर्ती सूची का हो, जहां पे केंद्र हमें परमिशन दे देता है कि हाँ राज्य भी ये काम कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों के अंदर ये जांच करती है। आगे इसने कहा है कि ये राज्य सूची और समवर्ती सूची में तो जांच करती ही करती है, इनके पास एक खुद की जांच एजेंसी भी है। खुद की जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी है, खुद की जांच एजेंसी है। वो जांच एजेंसी जो होगी उसके अंदर आईजी रेंज से इंस्पेक्टर जनरल जो रेंज होती है, पुलिस के अंदर आईजी रैंक जो होती है उससे इंस्पेक्टर जनरल रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, आईजी रैंक के ऊपर के अधिकारी इनकी जांच करेंगे ताकि सभी लोगों को अच्छा न्याय मिल सके और किसी के भी मानवाधिकारों का हनन न हो सके। ठीक, यही बात है इसकी भूमिका। भूमिका क्या है इसकी? भूमिका ये जो है ये एक सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है। सरकार इसकी सलाह या कोर्ट इसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बस ये सलाह देती है। ठीक है, एक ये पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना उसको कोई मदद नहीं करती, ना तो उसकी कोई आर्थिक मदद कर सकती, तो ये पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं करती, कह सकती है, बस ये सलाह देती है।
सलाह देती है, पीड़ित व्यक्ति की आर्थिक मदद नहीं कर सकती। ठीक है, आर्थिक मदद नहीं कर सकती, आर्थिक मदद नहीं कर सकती है। ठीक, पीड़ित व्यक्ति जो भी होता है इनके पास आते हैं तो उनके लिए बोल देती है राज्य सरकार को, कि कोर्ट को बोल देती है कि आप जल्दी से जल्दी इनको कुछ आर्थिक सहायता दो, लेकिन ये खुद से कोई मदद नहीं करती। ठीक है, अब ये कह रही है कि सजा भी ये नहीं दे सकती, जब ये नहीं कर सकती, आप उसकी आर्थिक मदद नहीं कर सकती, तो ये सजा नहीं दे सकती किसी को, सजा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती किसी को। किसी भी व्यक्ति को यदि दोषी है तो उसको सजा देने का काम कौन करेगा? कोर्ट करेगा, ये सजा नहीं दे सकती। ठीक है, फिर ये क्या करती है कि अपनी पूरी 1 साल का रिकॉर्ड रखते हैं, 1 साल का जो वार्षिक जो होती है रिपोर्ट, उनकी वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट ये राज्य की विधानमंडल में देंगे, राज्य की विधानमंडल में देंगे, विधानमंडल के अंदर देंगे। विधानमंडल के अंदर कारण सहित इनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, ये खुद स्पष्टीकरण देते हैं कि वहां ये मामले हुए, उनके डाटा ये देते हैं, राज्य की विधानमंडल के अंदर रखा जाता है। बस इसका यही है कि ये सलाहकारी निकाय है, पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद नहीं देती, सजा देने के इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट ये अपनी राज्य विधानमंडल को देते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में अभी तक कौन कौन व्यक्ति इसके अध्यक्ष रहे और कितने सदस्य रहे। ठीक है, तो अब इनके अपने तक वर्तमान तक अध्यक्ष जो है वो अपने पास 5 रह लिए हैं राजस्थान के अंदर। ये यूं के यूं सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या फिर आप इनमें से कौन सा नहीं रहा, एक आध नाम मिस करके पूछ लिया जाता है। तो श्रीमती कांता भटनागर जो है वो पहली अध्यक्ष रही हैं, एस सगीर अहमद हैं वो दूसरे अध्यक्ष रहे हैं, एन के जैन हैं तीसरे अध्यक्ष रहे हैं, प्रकाश टाटिया चौथे नंबर के अध्यक्ष रहे हैं, और न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास जो है वो 5वें अध्यक्ष रहे हैं। ये पूछा जा सकता है। अभी जो वर्तमान में सदस्य है एक ही है, श्री महेश गोयल जो है वो अभी वर्तमान में सदस्य हैं। इसके 7 जो सदस्य हैं वो कार्यवाहक रह लिए, तो इनके सदस्य अभी तक बने हैं वो देख लेते हैं। अब अभी तक के जो मानवाधिकार आयोग हैं उनके सदस्य 12 लोग बने हैं, तो वो देखते हैं। अमर सिंह गोदारा, श्री अमर सिंह जी गोदारा थे, ये इनके पहले कार्यवाहक भी थे। अपने राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उनके पहले कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने थे वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं अमर सिंह गोदारा। श्री आर के अकोदिया, श्री BL जोशी रहे हैं, श्री आलम शाह खान रहे हैं, श्री नमो नारायण जी मीणा रहे थे, पहले IPS थे, श्री धर्म सिंह जी मीणा रहे हैं, जगत सिंह हैं, श्री जगत सिंह जी क्या है कि ये भी पहले इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री पुखराज खिची ये भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री HR कोटी ये भी पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री N के देवराजन, श्री महेश चंद्र शर्मा और ये भी रह चुके हैं, और वर्तमान के अंदर जो सदस्य हैं वो महेश गोयल हैं, ये IPS हैं। ठीक है, अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आशा करते हैं हम आपके उज्जवल भविष्य